फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल आर के क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा क्लास 12 का टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, पिछली वीडियो में मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये हमारा जो हरियाणा बोर्ड के उसका मॉडल टेस्ट पेपर ही है। ओके, तो इसमें से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आइए हम उसी को सॉल्व करते हैं और आपको तरीका भी पता चल जाएगा। तो जो सेक्शन बी रहता है हमारा, वो क्या रहता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगर 21 की बात करें तो हमारा क्या है, ए फंक्शन ए बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 2x। ये जो हमारे क्वेश्चन दे रखी है, ओके, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ये जो फंक्शन है क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों है। ओके, ए हमें गिवन है, देन फाइंड द सेट बी। तो हमें सेट बी फाइंड आउट करना। उससे पहले समझो 1 1 और ऑन टू होता क्या है। 1 1 वो होता है फंक्शन जिसकी एक डिफरेंट इमेज बने। अगर मैं बात करूँ 1 की कोई इमेज होगी, मान के चलो 3, 2 की कोई इमेज होगी 5, 3 की 6, 4 की 8, लाइक दैट। ओके, तो इसमें क्या है, हर एक की डिफरेंट इमेज है। तो इस केस को क्या बोलते हैं हम, 1 1, यानी कि एक की 1 यानी कि 1 डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। अगर यही मैं बोल दूँ एक की भी 3 है तुम्हारी और एक की 5 भी है, तो ये केस 1 1 नहीं कहलाता। ओके, तो इस केस में ऐसा है। और ऑन टू क्या होती है, जो हमारा ये होता है एफ एक्स, है ना, इसके सारे जितने भी टर्म होते हैं यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों का, यानी कि सेट बी के हर एक की इमेज फॉर्म होनी चाहिए। ओके, यानी कि बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी हर एक की इमेज फॉर्म्ड होनी चाहिए, उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। यानी 1 1 वो फंक्शन होता है जिसकी ओनली 1 इमेज हो, हर एक की डिफरेंट 1 और डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ऑन टू जो बी सेट होता है यानी वाई सेट भी बोलते हैं, जिसको एक्स और वाई 2 सेट होते हैं। ओके, वाई के हर एक इमेज फॉर्म्ड होनी चाहिए। ओके, चाहे वो सिंगल हो या डबल, कैसी भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट होनी चाहिए। उस केस में ऑन टू होता है। और 1 1 के लिए सिंपल 1 इमेज होनी चाहिए। ओके, तो अब देखो इसके लिए हमें सेट बी निकालना है, तो कुछ नहीं करना, ये क्या है, ए यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है सिंपल। इससे अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊँ तो एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल टू एक्स। ओके, और जो सेट ए है वो क्या दिया है, 1 2 3 एंड 4। तो सिंपल क्या है, आपको पुट करना है F1। F1 पर क्या था ये, 2 इंटू 1, तो कितना आएगा 2। तो हम बी सेट जब निकालेंगे तो 1 पर कितना आया, 2। ओके, अब F2 पुट करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 2 इंटू 2 इक्वल 4। तो ये 4। ऐसे जब 3 पुट करूँगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 2 8। तो ये हमारा जो सेट है ये हमारे इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ओके ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये आई आपको समझ आ गया। कोई भी डाउट लगता है इसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वरना बहुत ही ईजी है, सिंपल, हमें सेट भी निकालना था। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, इफ़ ए जो मैट्रिक्स है मुझे गिवन है 2 -3 1 3 4। ओके, फाइंड क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब समझो ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है जो रो और कॉलम को चेंज कर दे, यानी कि दोनों ट्रांसपोज हो जाते हैं, एक दूसरे की जगह लेते हैं, यानी जो रो है मेरी वो कॉलम में बन जाता है। तो कैसे देखूँ, मुझे निकालना है, ए मुझे गिवन है। ओके, पहले ए को लिख लेते हैं, क्या है, 2 -3 एंड 1 1 3 एंड 4। ओके, तो हमें निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स मेरा ये है, ए ट्रांसपोज एक और मैट्रिक्स निकालने, दोनों को मल्टीप्लाई करना। ओके, तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपल ए ट्रांसपोज, और कुछ नहीं करना होता, बस क्या करना होता है, 2 -3 1, यानी कि मैंने इस रो को क्या बना दिया, कॉलम। नेक्स्ट इस रो को सेकंड कॉलम, 1 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, हमें ए डॉट ए ट्रांसपोज निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, 2 -3 1 1 3 एंड 4 मल्टीप्लाई विथ 2 1 -3 एंड 3 1 एंड 4। सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, नहीं आता तो देखो इस रो से हम इस कॉलम में जाते हैं, यानी फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा, पहले इसे देख लो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ देखो क्या है, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है ये, और ये 3 इंटू 2 की। तो इस केस में 3 3 कट हो जाता है, 2 और 2 बचता है। तो जो आंसर आएगा मेरा वो किस मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, 2 इंटू 2 के। तो देखो कैसे आएगा,
2 इंटू 2 4, -3 प्लस का 9, 1 इंटू 1 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट जाएंगे इसके लिए, तो यहाँ से तो ये आएगा सेकेंड टर्म का, तो 2 का 1 से 2, 3 प्लस का -9। ओके, प्लस तो हम करते हैं बट ये किसका आया, माइनस का। अब 1 का 4 से +4। नेक्स्ट इसका इस तरफ से, हमेशा हमें इस तरफ में किस तरह से है, अप से डाउन तरफ। ओके, कई लोग क्या करते हैं, ये डाउन वाला है तो यहाँ से नीचे जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना होता। ओके, तो ये माइंड में याद रखना। तो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 -9, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 +9, 4 इंटू 4 +16। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो 4, ये 10 हो गया, 10 4 14, ये कितना आया 5 2 -3। ओके, ये कितना आएगा -5 -3 भी सेम, ये कितना हो गया 1 10 10 26। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये भी। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। इस तरह के आपका कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे बोला है और k की वैल्यू या किसी अदर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले, उस केस में कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों को इक्वल पुट करना होता है। ओके, तो देखो क्या करना होता है, जैसे हमें दिया है k + 5 इक्वल टू 2 लिखना है, तो मैं सिंपल ओके, जैसे दिया ना कि k + 5 इक्वल टू, तो सिंपल क्या करो, दोनों फंक्शन को इक्वल पुट करो। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा 2 - 5, क्या हमारा -3। अगर लेट करते अगर ये कुछ और होता k 5 + इक्वल टू 2x होता, तो इस केस में क्या करते 2, तो x की जगह कितना है, इसने 1 बोला है तो हम यहाँ 1 पुट कर देते हैं, इंटू 1 k + 5 इक्वल टू, तब भी वही आता आंसर। ओके, बट यहाँ पर हमें x की वैल्यू नहीं दी तो और ही चाहिए। ओके, तो कुछ नहीं करना होता, दोनों फंक्शन को इक्वल पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू निकालो। ओके, सिंपल है ये फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला, इफ़ y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², तो फाइंड क्या करना है, dy/dx। ओके, अभी आपका दे रखा है 5.3 में से, तो देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल देखो, इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो क्या है वो, cos इनवर्स 2x 1 + x²। देखो इसके ना 2 तरीके होते हैं, एक तो हमें पता है कि cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है 1 - 1/1 - x²। ओके, अगर तुम्हें x की जगह क्या दे रखा है, ये पूरी टर्म वो यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व कर लो भाई, मैं मना नहीं कर रहा। ओके, बट अगर नहीं करना, शॉर्ट तरीके में करना है, तो देखो इसको तुम कॉस बनाने की सोचो ताकि मैं कॉस से कॉस काट सकूं। ओके, तो क्या करना है देखते हैं। तो y इक्वल कॉस इनवर्स, तो मैं क्या करूँगा इस केस में, x की जगह मैं पुट करूँगा tan थीटा। ओके, तो देखो क्या होगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा। ओके, अब देखो ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, y इक्वल कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो साइन को मैं कॉस में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना, कैसे, कॉस इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस π/2 - 2 थीटा, सिंपल। ओके, अब देखो अब ये कॉस से कॉस कट हो जाएगा, तो y सिंपल मेरे पास कितना बचेगा π/2 - 2 थीटा। अब मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में, dy/dx, तो मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट अब करूँगा। तो क्या है, y का हो जाएगा मेरे पास सिंपल dy/dx, π/2 मेरा एक कॉन्स्टेंट है, मैं तो इसका 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2। अब देखो थीटा की जगह पहले यहाँ पुट कर लेना, तो 2 थीटा की जगह कितना आएगा tan इनवर्स x। ओके, तो 2 का हमने एज इट इज लिखा, tan इनवर्स का कितना आएगा 1/1 + x²। tan इनवर्स का डिफरेंशिएट बच्चे को पता है, जो 12th पढ़ चुका है उसको पता है, सबको नहीं पता भाई। तो dy/dx कितना है मेरा सिंपली -2 डिवाइड बाय 1 + x²। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करना है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व करने के लिए दिया आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखो एवेल्यूएट करना है हमें इस फंक्शन को। ओके, ये इंटीग्रेशन में से देख रखा है, तो आओ देखते हैं इसको भी कैसे करना है। ओके, ये 2 क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये पेज तो भर गया। अब वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना। अपने दोस्तों में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो चैनल पर नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, एवेल्यूएट करना है किसको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 x² + 3x + 2। सिंपल, कुछ नहीं करना है, नीचे वाली टर्म को क्या करो, टीलेट। ओके, टीलेट करते ही मेरा इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। देखो कैसे करना है, इंटीग्रेशन, इसको मैं साइड में उठा लेता हूँ, 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 2 dx। कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना है, लेट x² + 3x + 2, इसको क्या माना मैंने, t। तो देखो 2x + 3 = dt/dx। मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड। अब देखो मुझे क्या चाहिए, dx की वैल्यू, तो इसको इधर भेज दो, तो 2x + 3 dx = dt। इतना समझ आया, 2x + 3 dt। अब देखो अगर आपने पहले कर चुके तो इजी समझ आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो इसको 2x + 3 dx, 2x + 3 dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। यहाँ 1 बचेगा, इसको क्या माना था मैंने, t, तो यहाँ t लिख सकता हूँ। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, t के रिस्पेक्ट में करना तो क्या होता है, सबको पता है, log t। अब t मैंने क्या माना था, सबको पता है, जो वीडियो देख रहे हो उन सबको पता है। log t क्या माना था, x² + 3x + 2n + ये कांस्टेंट लगाना मत भूलना। ओके, ये आ गया मेरा आंसर। इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है जो 7 चैप्टर में से ही दिया है हमें, इसके जैसा नहीं, बट 7 चैप्टर में से 7.11 में से क्या करना है, एवेल्यूएट करना है इस फंक्शन को। तो पहले इसको उतार लेता हूँ, फिर बताऊँगा कैसे करना है। ओके, तो क्या दिया है, 0 से π/2 तक मुझे लिमिट जा रही है। ओके, sin की पावर 4x डिवाइडेड बाय sin की पावर 4x + cos 4x। तो देखो सिंपल है, आपको माइंड में एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर भी तुम्हें लिमिट दे रखी है और 0 से a की जगह कुछ भी हो सकता है। ओके, 0 से a लिमिट जा रही है, यहाँ हमेशा 0 होना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी लिमिट हो, a हो, b हो, 2 हो, 3 हो, π/2 हो, पाई हो, कुछ भी हो, उस फंक्शन में क्या करना है, एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है। कौन सी, उस केस में हम करते हैं 0 से π/2, ये तो एज इट इज़ रहता है। ओके, इसको मानते हैं i। तो sin 4x डिवाइडेड बाई sin 4x + cos 4x। इतना समझ आया। नेक्स्ट स्टेप रहता है, x की जगह हम चेंज करते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी आपको दिखती है तब। ऐसा फंक्शन, ऐसा मतलब का ये नहीं है कि यहाँ पर हमेशा π/2 हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ 0 होना चाहिए। इस केस में क्या करते हैं, आई चलते हैं, मेरा लिमिट सेम रहती है π/2। यहाँ क्या करते हैं हम, साइन π/2 - x, समझ आया, और इसकी पावर 4। ओके, तो सिंपल क्या करते हैं, x की जगह हम करते हैं ये लिमिट -x हमेशा। यहाँ अगर a है तो मैं करूँगा a - x। ओके, तो नीचे भी डिवाइड में सेम आएगा, साइन की पावर 4 π/2 - x प्लस कॉस की पावर 4 π/2 - x एंड dx। इतना समझ आया। नेक्स्ट क्या रहेगा, आई। अब देखो, अब तुम्हें इतना तो समझ आ गया, अगर कोई चीज़ π/2 के फॉर्म में तो चेंज तो होती है, किसमें, साइन होता है कॉस में, तो मैं लिखूँगा कॉस की पावर 4 x डिवाइड में, ये साइन किस में चेंज होगा, कॉस की पावर 4x में, प्लस ये साइन की पावर 4x dx। ओके, नेक्स्ट देखो, ये और ये अब क्या करना होता है, जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन थी इसको हमने आई माना था, और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड। इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानो इक्वेशन सेकंड। तो ऐड 1 एंड 2। देखो ये आई कितना हो गया, 2i। हर केस में ये होता है, पहला स्टेप π/2 पुट करना है, पहले इसको तो आई मानना होता है, फिर सेकंड π/2 पुट करना होता है। चेंज हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद देखो नीचे लिमिट तो मेरी क्या रहती है, सेम, 0 से π/2, क्योंकि दोनों में सेम है। ओके, नेक्स्ट नीचे वाला हमेशा सेम आएगा, अगर ये केस है तुम्हारा। देखो कॉस की पावर 4x प्लस साइन 4x, कॉस की पावर 4x प्लस साइन, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिंपल एक लिखेंगे, साइन की पावर 4x प्लस
कॉस की पावर 4x। अब देखो हम ऐड कर रहे हैं तो ये टर्म प्लस ये टर्म अलग हो जाएगी जब ये दोनों का एलसीएम है, तो क्या आएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। सिंपल, इतना समझ आया। अब क्या करना है, दोनों को काट सकते हैं क्योंकि दोनों क्या हैं सेम। तो क्या बचेगा 2i इक्वल 0 से π/2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन ध्यान रखो, तो 2i इक्वल 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x की लिमिट कहाँ से जाएगी 0 से π/2। तो देखो i कितना आएगा, यहाँ पुट करूँगा π/2, 0 पुट करूँगा तो 0, 2 इधर लेके आया तो 2 अभी लिखो, तो i कितना आएगा सिंपल π/4। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, अगर पहले कर चुके हो तो और ईजी लगा होगा आपको। ओके, नहीं लगा तो एक बार मैंने फिर भी बता दिया। कोई भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सेपरेटली वीडियो बना के मैं समझा दूंगा। ओके, तो ये 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक एक और बच्चा, हाँ ये वाला बच्चा है, देखो इसमें क्या करना। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, हमें क्या करना है 2 कार्ड्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1। ओके, यानी कि एक बार निकाला तो उसको वापस नहीं रखना। ओके, फ्रॉम अ वेल सप्पल ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमारे पास कितने कार्ड हैं 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। तो हमारे पास एक कार्ड रेड है एंड एक ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस केस में कैसे करने में सिंपल बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो टोटल कितने कार्ड है हमारे पास, टोटल 52 कार्ड्स। आपको अच्छे से लिखना है कि वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। ओके, टोटल मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ आपको। तो देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट वन जो है वो रेड है, सेकंड वन जो है ब्लैक है। ओके, अब लेट करते हैं इसमें कि रेड वाले कितने हैं हमारे पास 26, ब्लैक कितने हैं हमारे पास 26। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या निकालना हमें, रेड हो सेकंड ब्लैक हो। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 26/50। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 26/52, दोनों की मान के चलते हैं। अगर ये रेड वाला आया तो इसकी कितनी आएगी 26/52, क्योंकि फर्स्ट पे मेरे को ये चाहिए, सेकंड क्या चाहिए ब्लैक। तो इसके पास कितने बचेंगे 26/51। समझ आया, क्योंकि इसमें से मैं एक कार्ड निकाल चुका हूँ, रिप्लेसमेंट नहीं है।